बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आप सुन रहे हैं वतन की मट्टी गवाह रहना, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 18वीं किस्त की जानिब। रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस ही इस तरफ आ रही थी और अचानक ही इसकी नज़रें इंडियन एयरफोर्स के एक कॉर्पोरल पर पड़ीं, जो करीबन भागता हुआ इसी बस की तरफ बढ़ रहा था। फ़ौरन ही खान ने एक प्लान सोचा। इसी के से अंदाज में बस की तरफ ऐसे भागा जैसे इसने भी इसी बस में जाना हो। कॉर्पोरल और इसका टकराव बस से कुछ फासले पर बिल्कुल अचानक हुआ। वो तो मंसूबे के तहत कॉर्पोरल से टकराया था, जबकि मुखालिफ का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। वो गिरा और कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। कुछ इसी अंजाम से खान भी दो चार हुआ था, लेकिन वो उठा कॉर्पोरल के बाद था। क्षमा करना महाराज जी, इसने कॉर्पोरल के कुछ कहने से पहले ही इसके सामने हाथ बांध दिए। कोई बात नहीं, जल्दी में ऐसा हो ही जाता है। कॉर्पोरल कोई शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। इसी दौरान बस निकल चुकी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हवन्नकों की तरह मुस्कुरा रहे थे। बहुत अफसोस हुआ, आपकी बस भी निकल गई, खान ने इजहार अफसोस किया। आपने भी तो जाना था शायद इसी बस पर, कॉर्पोरल बोला। अजी हमारा क्या महाराज, कारोबारी आदमी हैं, देर सवेर हो जाए तो कुछ बात नहीं। आप तो फौजी आदमी हैं, वक्त के पाबंद। हाँ भाई, लेकिन अब तो मैं छुट्टी करके घर जा रहा था। ओ, तब तो आइए एक कप चाय हो जाए। बस तो ज़रा देर से आएगी। कॉर्पोरल पहले तो मना करता रहा, फिर मान गया। विजय ठाकर नाम है मेरा, इसने चलते चलते कहा। अजय साहनी कहते हैं मुझे। कॉर्पोरल ने अब इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दरमियाने दर्जे के होटल में बने कैबिन में आन बैठे थे। खान ने इसके लिए खासी पुरतकल्लुफ चाय का ऑर्डर दिया था। हम तो महाराजों के यार हैं, बस मोहब्बत के भूखे हैं। अपना कोई आगे पीछे खाने वाला तो है नहीं, जो कमाया वही यारों पर लुटा दिया। खान ने गुलाब जामुन ज़बरदस्ती उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। 4 दिन मैं भी रह आया हूँ फ़ौज में। अपनी तो भाई जान जाती है पाबंदी से, फिर इतनी सी तनख्वाह में बात ही क्या बनती है। अब ये देख लो, छोटी सी होजरी है मेरी और भगवान की कृपा से हज़ारों की आमदन हो रही है। इतना कहते हुए इसने जेब से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाली और एक नोट अजय साहनी को दिखाकर अलग कर लिया। बाकी गड्डी दोबारा जेब में रखकर इसने बैरे को अपने पास बुलाया। कौन सा सिगरेट मंगवाऊं आपके लिए? कोई भी मंगवा लें, कॉर्पोरल ने इनकिसार से कहा। ओ महाशय जी, अपना बिल भी काट लें और एक डब्बी गोल्ड फ्लेक की लेते आना। इसने एक महंगे से सिगरेट का नाम लिया। कॉर्पोरल की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा यार वाकई इसे सारी दुनिया ढूंढने से ना मिलता। कहाँ रहते हैं आप? इसने होटल के बाहर आते ही खान से पूछा। जवाब में खान ने एक जोरदार लेकिन खोखला सा कहकहा लगाया और बोला, ये पूछिए मैं कहाँ नहीं रहता। अजी सारे भारत में रहता हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई घर नहीं। बस स्टॉप पर पहुंचने तक वो अजय साहनी का दिल मुट्ठी में ले चुका था। वो शायद इतनी ज़्यादा मेहनत इस पर ना करता, लेकिन इसके बाजू पर कंधे के नज़दीक लगे इस खास निशान ने, जो इसके ट्रेड की अक्कासी कर रहा था, खान के लिए इसमें खासी कशिश पैदा कर दी थी। इसने अजय को यही बताया था कि वो यहाँ कारोबारी सूरत हाल का जायज़ा लेने ही आया है। इसी दौरान अचानक ही इसने बड़े ड्रामाई अंदाज में एक शराब खाने के करीब रुककर रम की एक बोतल खरीदी और शराब खाने के बाहर आकर अजय को पकड़ा दी। तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जिसने मेरे दुख को महसूस तो किया। ये अपने भाई की तरफ से तोहफा समझना। अगर मेरा कोई भाई होता तो उसका नाम भी यकीनन अजय ही होता। मेरा विजय जो है। कॉर्पोरल अजय साहनी बेख्तियार उससे बगलगीर हो गया। मुझे अपना भाई ही समझो और चलो मेरे साथ गाँव। लानत भेजो सराय पर, वहीं चलकर रहते हैं। सुबह मुझे वापस आना है, मेरे साथ ही आ जाना। खान पहले तो मना करता रहा, बिल आखिर इसे अपने मुंह बोले और ताज़ा भाई अजय साहनी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और थोड़ी देर बाद वो वाकई सराय पर लानत भेजकर उसके साथ बस में बैठा गाँव जा रहा था। बस में सवार होने से पहले इसने ताज़ा फलों के 2 टोकरे भर लिए थे। अजय तो इस पर मिटा जा रहा था। रम की खुशबू ही इसे पागल कर देने के लिए क्या कम थी। शहर से 20 मील दूर उसका घर था। अजय साहनी ने अपने माता पिता और पत्नी से बड़े फख्र से अपने नए भाई का परिचय करवाया था। वो लोग इसके हाथों में पकड़े फलों के टोकरे देखकर बड़े मुतासिर हुए। रात को विजय ठाकर ने तो खाना खा लिया, लेकिन अजय साहनी ने ना खाया। वो तो ठाकर को भी इशारे किनाये से मना करता रहा, लेकिन ठाकर को जिंदगी में बहुत देर बाद इस तरह घर में लोगों के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला था।
और वो इस सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था। शाम ढलते ही दोनों मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चले गए। बुरा मत मानना भैया जी, मैं तो समझ गया था, लेकिन मजबूरी है, अभी कम से कम 6 माह शराब पीना तो क्या, सूंघ भी नहीं सकता। क्यों? अजय ने इजहार अफसोस किया। जवाब में अपनी जिस बीमारी का नाम विजय ठाकर ने लिया था, इसकी ज़रा सी समझ भी अजय साहनी को ना आई थी, लेकिन इस पर बीमारी का रोब ज़रूर पड़ गया था। शराब का पैग इसके लिए अजय ठाकर ही ने तैयार किया और फिर तैयार करता चला गया। भाई साहब, फौज में गुजारे तो 4 दिन हैं, लेकिन वो ज़िंदगी याद बहुत आती है। हाय, कैसी शानदार ज़िंदगी थी। बाय द वे, आप वहाँ क्या काम करते हैं? इसने कॉर्पोरल को नशे में आते देखकर अपना काम शुरू कर दिया। कॉर्पोरल अजय साहनी, जिसका पहला पैग ख़त्म होने से पहले दूसरा उसके लिए उसका मुंह बोला भाई तैयार करके रख देता था, तरंग में आकर शुरू हुआ और इसने अपना सारा कच्चा छट्टा इसके सामने खोलकर रख दिया। दरमियान में कई बातें कंधे मुकर्रर के तौर पर भी विजय ठाकर उससे पूछता जाता था और आध घंटे बाद ही वो इससे रेडार के मुतालिक बहुत सी बातें उगलवा चुका था, लेकिन बड़े नामहसूस तरीके से, बिल्कुल यूं जैसे इसने अजय साहनी की बात सुनकर भी इस पर एहसान किया हो। इससे पहले कि अजय आउट हो जाए, इसने बाकी बोतल वहां से हटा ली और रसोई से खुद जाकर इसके लिए खाने की थाली तैयार कर ली। अजय तो खाना खाते ही बेसुध होकर सो रहा, लेकिन खान रात काफ़ी देर गए तक जागता रहा। इसने इस दरमियान अपने जहन में अजय की तरफ से हासिल करदा तमाम मालूमात नक्श कर ली थीं। इसे उन मकामात के चप्पे चप्पे का इल्म हो चुका था जहां ये मोबाइल रेडार मौजूद रहता था और अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। अपनी आंखों से इस मोबाइल स्टेशन को देखकर इसकी जुज़ियात हिफ्ज़ करना और फिर इन्हें सफ़ाए किरतास पर मुंतकिल करके वहां तक पहुंचाना जहां इनकी ज़रूरत बहुत शदीद थी। सुबह उठकर सब ने इकट्ठे नाश्ता किया। अजय साहनी का सर खासा बोझल था, रात के नशे ने बड़ा असर दिखाया था। नहाने के बाद वो कदरे नॉर्मल हुआ। सुबह उठकर काफ़ी देर गए तक वो विजय ठाकर की मोहब्बत को सलाम अकीदत पेश करता रहा। विजय ने इसे बताया था कि फ़ौजी इसे बहुत अच्छे लगते हैं। इसने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि अजय साहनी इसे जंगी हवाई जहाज़ दिखाए, और अजय ने रात शराब के नशे में कोई 10 मरतबा कसम खाई थी कि वो अपने इस नए भाई को बहर सूरत सब कुछ दिखाएगा। आज इसने शाम को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। यह तो खान को इल्म हो ही गया था कि इसकी ड्यूटी इसी रेडार पर है जिसकी खान को तलाश थी। नाश्ते के बाद काफ़ी देर तक वो आपस में बातें करते रहे। दोपहर का खाना अम्बाला में खाएंगे भाई जी, इसने अजय साहनी को तजवीज़ पेश की। क्यों नहीं, अजय साहनी तो जैसे इस दावत ही का मुंतज़िर था। दोनों सूरज चढ़ने के थोड़ी देर बाद ही शहर की तरफ चल दिए। रवानगी से कबल खान ने अजय साहनी की बीवी और अपनी भाभी को 100 रुपये का नोट देना नहीं भूला था। इसने इस बात पर बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया था कि वो इन लोगों के लिए शहर से कुछ नहीं ला सका। अम्बाला पहुंचते ही अजय साहनी इसे लेकर एक घटिया से सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। टिकट भी अजय ने खुद ही खरीदे थे। बाहर किसी अंग्रेजी फिल्म का बोर्ड लटक रहा था। खान के लिए ये इतला नई थी कि यहाँ हर रोज़ सिनेमाओं में 4 से 5 शो रोज़ाना फिल्म के चला करते थे। फिल्म का आगाज़ बंदे मातरम से हुआ। खान ये देखकर हैरान रह गया कि सिनेमा हॉल में बैठे तीसरे दर्जे के तमाशाई भी इसके एहतराम में फ़ौरन खड़े हो गए थे। इससे पहले भी इसने देखा था कि इन लोगों में भारतीय होने का एहसास बहरहाल मौजूद है। तराना ख़त्म होते ही एक फोहश फिल्म पर्दा स्क्रीन पर चलनी शुरू हो गई और खान को जल्द ही समझ आ गई कि अजय इसे यहाँ क्यों लाया था। बेचारा कॉर्पोरल, जिसे अपनी मामूली तनख्वाह पर इतना बड़ा कुंबा पालना पड़ता था, जिंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम था। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए सवाए इस घटिया तफरी के शायद और कुछ उसके पास नहीं था। दोपहर का खाना इसने अजय साहनी को एक शानदार होटल में खिलाया। यहाँ इसने बतौर ख़ास इस बात का ख्याल रखा था कि अजय शराब बिल्कुल ना मांगे। वो नहीं चाहता था कि ड्यूटी पर भी वो नशे की हालत में जाए। गो कि अजय ने दबी दबी ज़ुबान से 1-2 मरतबा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन खान ने इसकी बात हंसी में उड़ा दी। अजय शायद फिल्में देखने का ज़्यादा ही शौकीन था, या फिर लंबे अरसे की कसर आज ही निकालने पर तुला हुआ था, क्योंकि उसने खाने के खात्मे पर दूसरी फिल्म देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। खान भी यही चाहता था कि इसकी ड्यूटी, जो शाम 7 बजे के बाद शुरू होने वाली थी, तक इसे किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखे। इस दफ़ा फिर इसने फ़िल्म का इंतखाब खुद ही किया था। ये फ़िल्म नई थी और ख़ान के लिए चौंका देने वाली भी। फ़िल्म 1965 की जंग के हवाले से बनाई गई थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खूब जहर उगला गया था। खान ने देखा, फिल्म के दौरान कई मरतबा सिनेमा हॉल में बैठे तमाशाइयों ने जय हिंद और क्रश पाकिस्तान के नारे लगाए।
ये सर्द जंग का दौर था। भारत ने मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी के फितने की बुनियाद तो तकसीम मुल्क के फ़ौरन बाद ही रख दी थी, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि हिंदू सरकार खुलकर इस फितने की पुष्टपनाही कर रही थी। बैनुल अक़वामी फोरम पर भारत नंगा होकर भी खुद को जहरीले प्रोपेगेंडे के बल बोते पर बेगुनाह और मासूम साबित करने पर तुला हुआ था। सारा भारत एक जंगी जुनून में मुब्तला था। हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पाई जाती थी। फिल्म देखकर जब वो बाहर निकला तो इसका दिल खासा बोझल हो रहा था। इसने 2-3 रोज़ ही में इस कौम में हज़ार बुराइयों के बावजूद जो एक चीज़ देखी थी और जिसे वो इनकी मुश्तरका आदत कह सकता था, वो थी पाकिस्तान दुश्मनी। वो हिंदू जो अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा था, और वो जो अभी पढ़ रहा था, ये सब इस बात पर तुले हुए थे कि पाकिस्तान को तबाह कर दें। उनके सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, घरों और दफ्तरों के बाहर बड़े बड़े हरूफ में क्रश पाकिस्तान लिखा हुआ था। इसके बरक्स इसके अपने मुल्क में इक़्तिदार की सियासत का क्या घनाउना खेल खेला जा रहा है, वो इससे आगे कुछ ना सोच सका। सिनेमा हॉल से निकलकर वो दोनों अजय के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। अजय ने इसे कहा था कि वहाँ किसी भी रिश्तेदार को आने की इजाज़त नहीं, फिर भी वो अपने भैया को अपने अफसर की मिन्नत समाजत करके सब कुछ दिखा देगा, लेकिन इसका भैया अपने प्यारे भाई अजय को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। यार समझते क्यों नहीं, इसमें भी देश की कोई भलाई होगी जो उधर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। बस तुम कल मुझे हवाई अड्डा ही दिखा देना, मुझे क्या पता ये रेडार कमबख्त क्या बला है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अजय साहनी बोला। दोनों एक बस में बैठकर अंबाले से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव के नज़दीक उतर गए। सर्दियों की वजह से अंधेरा गो के फैल चुका था, लेकिन खान को गांव से कुछ फासले पर बने एक ऊंचे टीले पर रेडार का एक एंटेना गोलाई में हरकत करता नजर आ ही गया था। अजय तो इसे थोड़ी दूर तक ले जाने पर मुस्सिर था, लेकिन इसने अपनी जान छुड़ा ली। तुम जाओ, मैं वापस जाता हूँ, कल सराय में मिल लेना। अगर मुझे कोई अच्छा ऑर्डर मिल गया तो इतवार को छुट्टी के रोज़ तुम्हारे घर ही मुलाकात को आऊँगा। बवक्ते रुखसत दोनों भाई बड़ी गर्म जोशी से बगलगीर हुए थे। अजय साहनी यहाँ से पैदल ही चल दिया था, जबकि विजय ठाकर ने वापसी का अपना अलहदा रास्ता नापा। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते और मुस्कुराते रहे, फिर एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गए। लेकिन नहीं, अजय की नज़रों से विजय ज़रूर ओझल हो गया था, लेकिन विजय ने अजय पर नज़र रखी थी। इसे दूर जाते देखकर खान पेशाब के बहाने सड़क से कुछ फासले पर दरख्तों के सिलसिले में घुस गया। फिर इसने बड़ी तेज़ी से सड़क उबूर की और अब वो उसी रास्ते पर दबे कदमों अजय साहनी का ताकुब करता जा रहा था जिस रास्ते पर अजय गया था। इसकी तमाम ख्वाबीदा ताकतें जैसे एक एक करके जाग उठी थीं। यहाँ से इसे अजय साहनी का सिर्फ एक हयूला सा नज़र आ रहा था, जिसका ताकुब वो चीते की तरह दबे पांव कर रहा था। अब इसे खारदार तार भी नज़र आने शुरू हो गए थे। अजय तो इन रास्तों से आशना था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से चलता चला जा रहा था, जबकि खान के लिए फिलवक्त ये राहें अजनबी थीं। वो बड़े मोहतात अंदाज में फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। खेतों का सिलसिला अब ख़त्म हो गया था। झाड़ियाँ और सरकंडे शुरू हो गए थे, जो इस बात का वाज़े ऐलान कर रहे थे कि यहाँ से एयरफोर्स का इलाका शुरू हो चुका है। अब दोनों ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके थे जहां से मुख्तलिफ अतराफ में रास्ते फूट रहे थे। अजय लापरवाही से एक रास्ते पर मुड़ गया। सामने से कुछ लोग ऊंची आवाज़ में बातें करते उधर आ रहे थे। अभी अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं फैला था कि वो खुद को महफूज तसव्वुर कर लेता। खान वहीं सरकंडों की आगोश में दुबक कर बैठ गया। सामने से आने वाले शायद अजय से टकरा गए थे। ऊंची आवाज़ों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। 2-3 मिनट तक वो बातें करते रहे। खान को अंदाज़ा हो चुका था ये लोग छुट्टी करके जाने वाली शिफ्ट के हैं। 7 बजने वाले थे और अजय साहनी को चार्ज लेना था, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ गया। खान इसी जगह दुबका रहा क्योंकि बहुत से लोग इस रास्ते पर अब आने जाने लगे थे। करीबन आध घंटे बाद सुकून हुआ, फिर भी वो एहतियातन वहीं बैठा रहा। कुछ अरसा और सुनगुन लेने के बाद उठकर खड़ा हो गया। दूर दूर तक फ़ज़ा में सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने इस रेडार स्टेशन को इतनी खूबसूरती से कैमोफ्लेज किया हुआ था कि अभी तक रेडार स्टेशन के कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बड़ी एहतियात से कदम धरता अंदाजे से एक तरफ चला जा रहा था, जब अचानक ही इसका पाँव तारों के एक गुच्छे में उलझ गया। एक लम्हे के लिए तो खान का सारा वजूद ही साकित होकर रह गया। तारों के ये गुच्छे एहतियातन रास्ते में फेंके गए थे। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इन तारों पर बरकी रौ अभी नहीं दौड़ाई गई थी, वगरना शायद इसे अगला सांस लेना भी नसीब ना होता।
अभी तो इसकी पतलून का पांचा ही फटा था। अगर इसने चमड़े के बूट ना पहने होते तो शायद अब तक इसका पाँव भी कट चुका होता। हाँ, कुछ खराशें इसके पाँव पर ज़रूर आईं। अपना पाँव खारदार गुच्छे से निकालकर कुछ देर तक तो वो चुपका बैठा रहा, फिर उठकर कदम आगे बढ़ाया। इस दौरान रास्ते में 2-3 मरतबा तारों के और गुच्छे भी आए, लेकिन अब वो मोहतात हो चुका था। जल्द ही इस बड़ी बड़ी जंगली घास के दरमियान इसे लकड़ी के पोल भी नजर आना शुरू हो गए थे, जिन पर खारदार तारें लगी हुई थीं। ये इस बात का सबूत था कि वो ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुका है। खारदार तारों के साथ साथ वो घूमता जा रहा था। एक जगह इसे खला नजर आ ही गया। अपने जिस्म को तोलता हुआ खान दूसरे ही लम्हे अंदर पहुंच चुका था। वो अब घनी और ऊंची घास में सफ़र कर रहा था। घास में ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। इन दरख्तों के नज़दीक पहुंचकर वो और ज़्यादा मोहतात हो गया। एक ऐसे ही दरख्त के करीब से जैसे ही वो आगे निकला, अचानक ही ज़मीन ने इसके कदम थाम लिए। दरख्तों की ओट से अजदहे की तरह फन फैलाए अजय साहनी नमूदार हुआ था। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।